अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। वेलकम करते हैं आपको इस्लामाबाद एकॉर्ड, इस्लामाबाद पीस टॉक या जो भी नाम इसको देना चाहे इस ट्रांसमिशन में। और इस्लामाबाद इस वक्त पूरी दुनिया पर अगर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है तो उसकी वजह क्या है? इस्लामाबाद इस वक्त एक शहर नहीं है बल्कि एक ऐसी टेबल बन चुका है जहां पर जब मुज़ाकरात होंगे तो अमन और जंग का फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद इस वक्त वो शहर बना हुआ है जिसने पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला करना है। इस्लामाबाद इस वक्त वो शहर बना हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क बना हुआ है जिसकी डिप्लोमेसी की तारीफ़ें हम क्या बाकी तमाम यूरोप, वेस्ट मीडिया जो भी हो वो तारीफ़ें कर रहा है। और उससे भी बेहतरीन बात ये कि सुपर पावर अमेरिका अगर अपने मुज़ाकरात की सेटलमेंट करवाना चाहता है तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत पे मैं इस वजह से ज़ोर दे रही हूँ कि इसी ज़रूरत से पता चलता है कि पाकिस्तान की अहमियत कितनी है। और जेडी वेंस जो कि टेक ऑफ कर चुके हैं, वीपी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और वो जो है वो कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान में मौजूद होंगे और उसका शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। पीस टॉक के लिए इस्लामाबाद इस वक्त फुल प्रूफ हो चुका है और उसके बाद जब बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ मुज़ाकरात की आगाज़ ही पाकिस्तान की जीत होगी। मैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ यहीं से करूंगी। अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन चलती हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको वेलकम कहते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को वेलकम। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो टेबल टॉक के लिए आज जो मैदान सज चुका है इस्लामाबाद के अंदर, एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये इतना प्राउड मोमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की पहचान जो कभी हम तस्वुर करते थे वो बाकायदा आज पहचान हो रही है। लोगों को पता चल रहा है कि इस्लामाबाद अगर जिसे कहना चाहिए कि सेंटर ऑफ पीस बन चुका है। मैं चाहूँगी कि डिप्लोमेटिकली, डिफेंस वाइज सबसे पहले तो इस पर रोशनी डाले कि जेडी वेंस यहाँ पर आ रहे हैं अपने सेटलमेंट कराने के लिए, कितनी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। जी आप बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल में कि इट इज़ हिस्टोरिक समथिंग विच इज़ हैपनिंग जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि मार्के हक 2 है हमारे लिए जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। एक मार्के हक हमने लास्ट ईयर किया था एंड वी फिजिकली डिफीटेड इंडिया, और जो दुनिया ने मान लिया था। और ये वो है कि पाकिस्तान जो एमएच पाकिस्तान का बना है, पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है, पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, एक मिडल पावर है, एक मल्टी लाइनर है, और पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट एशिया में, और सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी है। और देट इज क्रेडिबिलिटी कि आपके ने ताल्लुकात सॉलिडरिटी शो की ईरान के साथ, स्ट्रेटेजिक टाइज आपने मेंटेन रखे खलीजी ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ। दैट वाज द ट्रस्ट। सो दुनिया में कोई सब ताकत है जब बैक सीट ले चुकी थी, कोई आगे नहीं आ रहा था, इट वाज पाकिस्तान सामने आया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ली कि बातचीत करवाने के लिए। और पाकिस्तान जिस इंटेंस डिप्लोमेसी की जो रात को प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब डेडलाइन ख़त्म हो रही थी तो वो सीज फायर पे एग्री कर गए हैं। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा तारीखी मकाम दिन है, और आगे वाले चंद दिनों में भी जो कुछ होगा। देखिए, पाकिस्तान की जिम्मेदारी ये बनती थी सेंसिटिविटी के साथ, हम वी प्रोवाइडेड देम ए प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे बैठ के आप बातचीत करें। पाकिस्तान का इस पूरे में सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? पीस है। खित्ते के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी चाहता है पाकिस्तान। सो देयरफॉर देखें कि ये अब इनकी जिम्मेदारी है जो पार्टीज वहाँ पे बैठेंगे, और फिर मेरा ख्याल में वो मिनिमम जो किसी अंडरस्टैंडिंग में शुरू में पहुंच सकती है और बातचीत पर आगे चल सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आज देखें ऑल आइज आर ऑन इस्लामाबाद पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। देन लेट मी से दैट कि विदाउट पाकिस्तान, विदाउट पाकिस्तानी लीडरशिप दिस पीस कुड नॉट हैपन। हमें नज़र यही आ रहा है कि ये पीस मुमकिन ही तब है जब मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। इससे पहले तो ओमान में हो चुके, जनेवा में हो चुके, लेकिन मुज़ाकरात अगर यहाँ पर होते नज़र आ रही हैं फुल एंड फाइनल, अगर यहाँ पर ख़त्म हो रही है वॉर और सीज़ फायर हुआ है तो इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप को भी जाता है। बट साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो इतने कद काट वाले लोग आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ उनके विकेट और सबके दामाद आ रहे हैं, फिर
ईरान की जानिब से भी इनके प्रोफाइल, और इससे पहले आई थिंक 9/11 से बाद तो कोई भी इस तरीके से हाई प्रोफाइल शख्स नहीं आया पाकिस्तान। दुरुस्त फरमा रही हैं फ़िज़ा, लेकिन सवाल ये यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2 लाइनें ज़रूर कहूँगा कि मैं समझता हूँ आज जिस पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये वो पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है जो इससे पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। भारत बहुत बड़ा मुल्क है और हम बहुत छोटे हैं, उसको भी नीस्तो नाबूद कर दिया। सफारती महाज पर आप देखें, फिर आप दूसरी जगहों पर अगर आप गौर करेंगी तो सिर्फ देखें, अगर आप 14 अगस्त की बात करती हैं, आप 23 मार्च की बात करती हैं, तो मैं वाज़ेह तौर पर आपको कहूँ, जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी, आज 10 अप्रैल 2026 का दिन ये भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। और जो आपका सवाल है कि जो इश्खास आ रहे हैं उनके बारे में नाज़रीन को तफसीलात बतानी शुरू करूँ, तो सबसे पहले तो 3 अफराद तो आ रहे हैं अमेरिका से। अच्छा, इन 3 अफराद में मैं जिक्र करूँगा जो दामाद हैं ट्रंप साहब के। अच्छा, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, जैरेड कुशनर उनका नाम है, और उन्होंने, इनकी जो बेटी इवांका ट्रंप है उसके साथ शादी हुई और 3 बच्चे हैं। जो जैरेड कुशनर हैं, ये एक मुमताज़ रियल स्टेट जो है अमेरिका में एक ख़ानदान है, इससे बिलोंग करते हैं। और जैरेड कुशनर की जो जनवरी 2026 की बात करूं तो खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ के साथ रशिया और मशरक़ वस्ता समेत दीगर सफारती महाजों पर भी इन्होंने खुल डुल के काम किया है। अब इनके साथ विटकॉफ का मैंने नाम लिया, तो विटकॉफ की अगर बात करूं तो ये साबक विटकॉफ जो है, स्टीव विटकॉफ, ये ट्रंप साहब के ज़ाती दोस्त जाने जाते हैं और इनके साथ गोल्फ वगैरह खेलते हैं। ये भी रियल स्टेट के कारोबार के साथ मुंसलिक है और अरबपति है। खुद भी ट्रंप साहब जो है वो रियल स्टेट का काम करते हैं, यानी कि ये विटकॉफ को आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी वडा मलक रियाज समझ जाए ना, कि दोनों अहबाब जो आ रहे हैं ये बड़े अहम है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन जंग के खात्मे के वक्त जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो रूसी सदर पुतिन के साथ जब मुज़ाकरात किए थे, इस विटकॉफ की अहमियत जरा गौर फरमाएं आप कि ये उस वक्त वजीर खारजा की बजाय स्टीव विटकॉफ को इन्होंने भिजवाया था ट्रंप ने, लिहाजा ये दूसरा शख्स भी इंतहाई अहम है। बट साहब, मैं आप आगे बढ़े, मैं चाहूंगी कि हमारी ट्रांसमिशन के जो आपने कहा है कि भारी पर्सनालिटी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और सुबह से ही आप GNN की स्क्रीन पर मौजूद हैं और अपने तज्जिए दे रहे हैं। आगे चल के मैं आपसे भी सवाल करूंगी, बट सर प्लीज़ आप कंप्लीट कर लें पहले। जी, मैं बात कर रहा था कि अगर ये 2 अमेरिकन बंदों की बात करने के साथ अगर आप गौर करेंगी कि जो सैयद अब्बास अरागची साहब है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, तो मैं उनके बारे में कहूँगा कि वो अगस्त 2024 में मजलिस शूरा से इत्मीनान का वोट हासिल करने के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा बने। अच्छा, ख़ारजा पॉलिसी और जौहरी मुज़ाकरात में ये वसी तजर्बा रखते हैं, कोई आम शख्सियत नहीं है। इन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में डिग्री ली है, यूनिवर्सिटी बरतानिया से पढ़े हैं, और सफारतकारी के देखे फिजा बात होती है, जब मुज़ाकरात होते हैं तो टेबल खोलनी है, टेबल को क्लोज करना है। उस मौके पर आपको सफारती आदाब और सफारती ताल्लुकात एक इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब्बास अरागची जो ईरान ने भेजे हैं, मैं समझता हूँ ईरान के पास इससे बेस्ट क्वालिटी का कोई शख्स मौजूद नहीं था जो इन्होंने ये अपने वजीर खारजा को भेजा है, और बहुत उम्दा समझते हैं। और आखिरी 3 लाइनें में जो बात करूंगा आपसे, वो ईरानी पार्लियामेंट के एक और शख्सियत है जो स्पीकर है, मोहम्मद बाकर कालिबाफ। ये 18 साल की उम्र में ये पासदार इनकलाब में इन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी और ये ब्रिगेडियर रैंक के दौर पर गए। अच्छा, खूबी ये है इनमें कि फौज में भी लड़े, पासदार इनकलाब, और जहाज भी उड़ाना जानते हैं। दूसरी हिसाब से ये पायलट भी हैं और ईरान के इतने इंपॉर्टेंट आदमी हैं कि ये सदारती उम्मीदवार के तौर पर भी 2 दफ़ा सामने आ चुके हैं। लिहाजा ईरान की तरफ से जो 2 इश्खास आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, और वो डू एंड डाई, और जो करेंगे उसको पूरा ईरान जो है उसको सपोर्ट करेगा। इसी तरह ये जो 2 अफराद आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और ये 2 अफराद इधर से, और तीसरी आखिरी बात नायब वजीर खारजा आ रहे हैं। वो इस वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे वहाँ से चल पड़े हैं। इस वक्त उनका त्यारा हवा में है। सुबह 7:30-8 बजे के दरमियान
वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे और जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात इस वक्त मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो सेक्टरी लेवल के हो रहे जी, हैं जी। और सुबह से जो मुज़ाकरात है वो बाज़ाब्ता बड़े मुज़ाकरात शुरू होंगे जिसमें अमरीकी डीजे वैंस भी शामिल होंगे। फिजा बिल्कुल ठीक हो गया। बट साहब आपने बड़ा डिटेल्ड हमें प्रोफाइल बता दिया है जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे पीस टॉक के अंदर, बट नेवर अंडर एस्टिमेट पाकिस्तानी लीडरशिप, क्योंकि यही तो वो काबिल लीडरशिप है जिसने इस टेबल पर बैठने पर मजबूर कर दिया है ये बड़े जो लोग हैं इनको। इसी वजह से तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रखे हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। बेसिकली मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी एक ईरान की जानिब से सर जो पॉइंट सामने आए हैं, एक लीक आउट जो ड्राफ्ट हुआ है और अमेरिका ने तो अपने पहले ही कर दिए थे, तो आप आई थिंक बड़े बेहतर अंदाज से हमें समझा सकेंगे जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ है कि अभी इन तमाम पॉइंट्स को देखते हुए आपको ये सक्सेसफुल टेबल टॉक नज़र आ रहा है, पीसफुली हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ओमान में भी हुए, इससे पहले जिनेवा में भी हुए, लेकिन दिस टाइम इट्स अ बिट डिफरेंट और यहाँ पर आई थिंक श्योरिटी के साथ तमाम दोनों जानिब से लोग आ रहे हैं। सर आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है, क्या पीसफुली ये डायलॉग सक्सेसफुल हो जाएंगे? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे मेहमानों को, आपको भी और नाजरीन को भी। मैं दो तीन बातों पे यहाँ पे अपना तज़किरा देता हूँ। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले, अब चंद ही मिनट पहले, उन्होंने ट्रू सोशल पे लिखा है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रीसेट, ये उन्होंने मैसेज दिया है ट्रू सोशल पे। दुनिया का सबसे मजबूत रीसेट, पावरफुल। अच्छा, उसके बाद एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त, ये बात मैंने पहले भी कि मैं दोबारा दोहरा रहा हूं उसको मुख्तसर अंदाज में, कि ट्रंप इंतजामिया अंदरूनी तौर पे शदीद बहरान का शिकार है, शदीद बहरान का। और आपस में आप समझें कि एक इनफाइट है इस वक्त कि किसके ऊपर ये जो गुफअप हुआ है ईरान का, इसका मलबा किस पे डाला जाए। अच्छा, इसमें जो आप न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी जो कल थी वो ये थी कि जी जो मार्को रूबियो हैं वो भी इस जंग के खिलाफ थे और जो जेडी वैंस हैं वो भी जंग के खिलाफ थे और फौज के जो सरबराह हैं वो भी जंग के खिलाफ थे। तो जंग के खिलाफ सारे लोग थे, लेकिन उनमें से किसी अगर खिलाफ थे तो फिर कहा क्यों नहीं? अगर यानी कहा भी नहीं, खिलाफ भी थे, लेकिन वो ट्रंप के आगे बोले नहीं, तो नेतन्याहू ने जाके कायल कर लिया और नेतन्याहू के कहने में वो जंग में चले गए। अब उसको गुफअप हो गया सारा मामला, तो ज्यादा जो मलबा डालने की कोशिश हो रही है, इनफाइट जो इनफाइटिंग चल रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सेक्रेटरी वॉर पे, क्योंकि वो आते थे सामने और सेक्रेटरी वॉर पैथे एग्जिट उसको, चूंकि एक होली वॉर और एक तरह से वो ऐसे होगा और इनरिच यूरेनियम हो जाएगा और चंद रोज में होगा और ऐसे होने वाला है, होने वाला है। इस तमाम अरसे में आप गौर करें तो जेडी वैंस ने ज्यादा बात नहीं की, मार्को रूबियो ने तो बिल्कुल ही, हालांकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है सेक्रेटरी स्टेट की। तो इसीलिए जो एक तो इनफाइट है कि जी उनका ये था। अब ये है कि मलबा किस पे डालना है इसका। तो प्रेसिडेंट अभी जो जेडी वैंस वहां से चले हैं, तो जेडी वैंस ने ये कहा है कि जी सारे मुझे इख्तियारात दिए गए हैं और मैं उसको यहाँ पे फाइनल करूंगा। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा जो अंदरूनी झगड़ा है वो है ये जीसीसी ममालिक का और अरब रियासतों का। अच्छा, यहां पर जो तीसरा झगड़ा है वो है लेबनान का। अब नेतन्याहू जो है वो अगर जंगबंदी कर देता है, देखें अब नेतन्याहू वहां तो एक बिल्कुल पैथेटिक, बिल्कुल फजूल हुकूमत का सेटअप बना हुआ है जोसेफ एयान का, और ये जो वहां पे नवाज सलाम है उनके बेचारों के पास कोई पावर ही नहीं है। वहां हिजबुल्लाह लड़ रही है इसराइल के साथ। अच्छा, अब हिजबुल्लाह इसराइल से लड़ रही है तो जंगबंदी वहां पे हो नहीं रही, बल्कि नेतन्याहू को गाली दी है ट्रंप ने, दोबारा गाली देके बात की है कि मैंने जब उससे कहा है कि जंगबंदी करो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। अगर जंगबंदी वो नेतन्याहू करता है तो मुसीबत यह है कि नेतन्याहू इतवार के दिन वो अदालत में खड़ा होगा। ठीक है, अदालत में खड़ा होगा। उसने अब ये कहा है नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले स्पीच में कि जी मैं मंगल के दिन मैं जा रहा हूं वाशिंगटन डीसी और जो लिबनान के वजीर आजम है नवाब सलाम, वो उनके साथ में मुज़ाकरात करूंगा और वहां पे मार्को रूबियो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल बनी है, यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने आपको पता है कि लेबनान का नाम ले दिया था, फिर एक गुफअप हुआ कि 10 पॉइंट कौन से थे, 10 पॉइंट ऐसे थे, वो पता नहीं था। मैंने कहा ना ये अंदर इनफाइट है कि किस पे क्या मलबा डालें। 2-3 इसमें इश्यूज हैं।
वो इशू ये है कि ये तो तय हो गया ना कि जो पाकिस्तान की भी ज़ाहिर कोशिश पूरी होगी कि इसको, क्योंकि ये जो है ये कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान आखिरी ऑप्शन है, ये ज़हन में रखें। क्योंकि पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट है चाइना की, खलीजी ममालिक की, यूरोप की, ईरान की, सऊदी अरेबिया की, मतलब रशिया की, सबकी सपोर्ट पाकिस्तान को है। तो अगर ये ताल्लुकात रप्चर हो चुके हैं भट्ट साहब, ये ताल्लुकात रप्चर हो गए हैं जब से ये शहादतें हुई हैं ईरान में, तो ताल्लुकात खराब नहीं हुए, रप्चर, अदम इत्मीनान हो चुका है कि आपने मुज़ाकरात के दरमियान में हमले कैसे किए। तो ये है कि मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो तय हो चुका है, और कुछ ऐसा है जो कि अभी मामला संगीन है जी। कुछ मामला हाउ ब्यूटीफुली आपने, मतलब मैं यही पूछने वाली थी कि गल्फ कंट्रीज का क्या स्टांस होगा इस पर, लेकिन आपने बता दिया कि उनको भी एतमाद जो है, अगर एतमाद का हाथ रखा हुआ है तो वो पाकिस्तान पर ही है। तो फिर अमेरिका के पास इज द लीस्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज ओनली पाकिस्तान। यहाँ पर अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर उसके बाद आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और पाकिस्तान की जानिब से तो यही मैसेज दिया जा रहा है कि वी आर ओपन फॉर द पीस। और मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो है वो तमाम तर नज़रें और उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि शायद ईरान और अमेरिका से ज़्यादा अगर कोई जंग को ख़त्म करवाना चाह रहा है तो वो मिडल ईस्ट है, क्योंकि उनकी सारी इकॉनमी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। माहिर मशरिक़ वस्ता हमारे साथ मौजूद है, हामिद अल मशरिक़ी साहब, आपको भी ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं। हामिद साहब, मैं आपकी तरफ ही आती हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि अभी मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, 6 हफ्ते पहले तक जहां पर दुबई खड़ा था, जहां पर सऊदी अरब था या कतर था, तुर्की था, 6 हफ्तों के बाद इस टाइम पर उनकी पोजीशन क्या है, और क्या वापस वर्ल्ड ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है आज तो फिर क्या दोबारा से ये 6 हफ्ते वाली पोजीशन पर पहले की तरह खड़े होंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि क्या मशरिक़ वुस्ता ने ये एक्सपेक्ट किया था? उनको नहीं उम्मीद थी कि इस अंदाज में वो वल्नरेबल हो जाएंगे, काबिल रहम हो जाएंगे दिफाई एतबार से, क्योंकि वो अरबों डॉलर उन्होंने अमेरिका को दिए अपनी हिफाजत के लिए, और नतीजतन ये हुआ कि वो अमेरिका की वजह से ही इस अमेरिकन अड्डे उनके लिए वबाले जान बन गए। और उसके बाद हमने देखा कि किस अंदाज में उनको इसराइल ने और बाकी अमेरिका ने इस जंग में घसीटने की कोशिश की। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक है उनका जबरदस्त किरदार था, जिन्होंने हर हालत में अरब मुल्कों को इसका हिस्सा बनने से रोका। अब जो सूरत हाल है, बहुत मैं समझता हूं कि डैमेज हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ देयर टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी। और वो जो एक सिक्योरिटी सिटी और सिक्योरिटी स्टेट, और वो जो था कि जी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उस हवाले से इनको अब 2 से 3 साल लगेंगे अपना इमेज दोबारा डेवलप करने में। रियल स्टेट मार्केट उनकी क्रैश कर गई, आपको पता है कि 25 to 30% तक क्रैश कर गई। कोरोना से ज्यादा इफेक्ट हुआ इस मार्केट को, रियल स्टेट को, इन क्राइसिस की वजह से, इस जंग की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगेन चूंकि उनकी लीडरशिप, बहरहाल अरब ममालिक के पास 2 बड़े एडवांटेज हैं। एक तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल वो सपोर्ट दे रहे हैं, बैंकों को दे रहे हैं, बिजनेसेस को दे रहे हैं, और दूसरा उनके पास ये एडवांटेज है कि वहां पर जो गवर्नमेंट है वो बहुत अथॉरिटेटिव निज़ाम है। अथॉरिटेटिव निज़ाम का एक एडवांटेज ये होता है कि वो बड़ी जल्दी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। पब्लिक जो होती है, पब्लिक रेजिस्टेंस उस अंदाज में नहीं होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शुरू के 6 माह में ये डैमेज कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद ये दोबारा से इनके पास मौका होगा कि दोबारा से अपना जो बिल्टअप करें, अपना जो स्टेटस था इन टर्म्स ऑफ वेरी सेंट्रिक इन द वर्ल्ड फॉर बिजनेस एंड रियल स्टेट। और लेकिन आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें जो डैमेज हो गया है, इट विल टेक टाइम टू रिकवर। और मैं एक और चीज कहता हूं कि इसके अंदर हमने देखा कि कराची पोर्ट कितनी बिजी हुई, और इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि इनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रीजन के अंदर जितनी पोर्ट्स एक्टिव होंगी, दे कैन बी सपोर्टिव टू ईच अदर। और अगर ये चीज हो तो इससे पूरे मशरिक़ वुस्ता को भी और जनूबी एशिया यानी पाकिस्तान को भी बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिलती है। और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा का लायहा अमल अरब ममालिक को, खुसूसी तौर पर अमान और UAE को
ऐसा मिलकर बनाना चाहिए कि खुद पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है उसको यूटिलाइज करें। पाकिस्तान पोर्ट वाज वन ऑफ द लाइहा अमल उन्होंने थोड़ी बनाना है, लाइहा अमल तो हम बना रहे हैं। और ईरान का स्टेटस भी अब वो तकरीबन जिसे कहे जा रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट का जो स्टेटस था, ईरान ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जिस तरीके से वो अपना कद ऊंचा बढ़ा लेगा, और अभी उसने प्रूफ करके दिखा दिया। बट साहब, अभी हम वर्ल्ड ऑर्डर की जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर पूरी की पूरी रिजीम चेंज हो जाती है, बल्कि हो चुकी है ऑलमोस्ट, जहां पर पावर पिलर्स थे या जिनको कहा जाता है कि पूरी दुनिया का तवाजुन खड़ा कर कर वो बैठे हुए थे कि भाई उनके फैसले पूरी दुनिया में चलेंगे, वो सब डिस्टर्ब हो चुका है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात फिजा ये है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी हिस्ट्री इस तरह की मैंने कभी देखा ही नहीं है कि जो आज मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ। मैंने वार के मतलब जो पढ़ा है, इस तरह वार में भी नहीं होता जो ईरान कर गया है। बात ये है कि अब मैं जो देख रहा हूँ वो ईरान, खलीज और पाकिस्तान के दरमियान एक नया पावर बैलेंस जन्म ले रहा है। मुज़ाकरात का फैसला कुछ भी हो, वो बात की बात है। और मेरी जो एक बाइतमाद दोस्त से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अमरीकी कल यानी सैटरडे के मॉर्निंग में जब सुबह पहुंच रहे हैं तो ये मुज़ाकरात 2 रोज़ा मुज़ाकरात ये आगे संडे को भी जा सकते हैं। ये 2 की बजाय 3 रोज़ के लिए भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, आगे चलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो शतरंज की नई बिसात बिछाई गई है, ये सारी बातों में पाकिस्तान का कद काठ बहुत ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैं सिविल और फौजी क़यादत पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उसी तरह मेरी खुशनसीबी है कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने पाक भारत जंग में एक किरदार अदा किया। अब ईरान और अमेरिका की जंग में जिस तरह लम्हा ब लम्हा वो लोगों को अपना तजिया और ब्रेकिंग खबरें GNN के नाजरीन को देते रहे, इस पर मैं उनको भी हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा। लेकिन सीधा सवाल डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान को बाज़ाब्ता मीडिएटर का किरदार मिल रहा है या हम सिर्फ सहूलतकार हैं? अगर ईरान और खलीज करीब आते हैं तो पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक क्या फ़ायदा होगा? ये जो सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज कल परसों संडे को मुमकिन तौर पे भी होंगे, ये 3 दिन की इतनी मुशक्क़त पाकिस्तान ने वो आग से खेला है जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं खेल रहा था। ये पाकिस्तान आगे 2 स्टेप आगे बढ़ा है और इसने कहा हाँ, मैं आप लोगों को टेबल पर बैठाता हूँ, और इनको टेबल पर बैठाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने ये किया है। आप मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? हम डॉक्टर साहब कहाँ खड़े हैं? किबला मोहतरम डॉक्टर शाहिद साहब जी। अच्छा शहजाद अकबर साहब, मैं पहले तो थोड़ा सा अपना नुक्ता नज़र एक टर्म के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक टर्म ऑब्सोलीट हो गई है, और वो है मशरिक़ वुस्ता। जैसे EU की टर्म ऑब्सोलीट हो चुकी है, नेटो टूट चुका है, GCC टूट चुका है, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें मशरिक़ वुस्ता की टर्म भी टूट चुकी है, क्योंकि ये जो टर्म है ये बरतानिया के दौर की है। वो जो बरतानिया वहाँ से वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वो देखते थे कि मशरिक जो है वो हिंदुस्तान है या वो वहाँ पर, तो वो कहते थे ये दरमियान में जो इलाका है इसका क्या नाम रखें, तो उन्होंने नाम रख दिया था मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट। तो ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं टर्म्स। अब देखें, मैं इसलिए इनको ऑब्सोलीट इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जो इजिप्ट है, इजिप्ट एशिया में नहीं है, इजिप्ट अफ्रीका में है। लोग उसको समझते हैं कि वो शायद एशिया का हिस्सा है। इसी तरह से ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में तुर्किया है, तुर्किया मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो बात ये है सारी कि अब ये जो नई टर्म्स आ रही हैं, इसमें आपको याद होगा कुछ अर्से पहले जो है वो मीना की टर्म आई थी, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि वो ऐड करना चाह रहे थे उसमें इजिप्ट को भी और सोमालिया को भी और इथोपिया को भी, बाकी लिबिया, लेकिन लिबिया जो है वो अफ्रीका में है। एनीवे, तो ये टर्म सारी ऑब्सोलीट। दूसरे इत्तेहाद भी टूट गए, यानी अब आप देखें ना कि GCC भी टूट गया। GCC क्या था? GCC एक ज्योग्राफी थी, जिस ज्योग्राफी में 6 रियासतें एक तरफ थी और ईरान एक तरफ था। और कमाल की बात यह कि एक जो सबसे बड़ा मुल्क उसमें सऊदी अरेबिया के अलावा जो सबसे बड़ा मुल्क आबनाए हुर्मुज में जो खुलता है वो इराक है। इराक को उन्होंने GCC में शामिल नहीं किया क्योंकि वहां सद्दाम हुसैन था। अच्छा, सद्दाम हुसैन से थोड़ा सा ये GCC के मुल्क घबराते भी थे कि वो आएगा तो वो जो है वो कि ऐसा ना हो कि वो हावी आ जाए सबके ऊपर। एनीवे,
अब मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपना केस नहीं लड़ा, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का केस लड़ा है, क्योंकि ये जो ऑयल है ये तो पाकिस्तान तो नहीं आना था ना, सिर्फ ये तो आपने हुर्मुज़ बंद, जी पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, पूरी दुनिया जो है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तेल की कीमतें, महंगाई, ये खाना। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ही अकलौता ऑप्शन था, जो मैंने पहले बात की ना, अकलौता ऑप्शन पाकिस्तान इसलिए था कि कुछ वजूहात की बुनियाद पे, जिनकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तुर्किया चाइना के बहुत करीब नहीं है, करीब है भी लेकिन करीब नहीं भी है, कुछ वजूहात की बुनियाद पर, नेटो का हिस्सा है, उस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह से सऊदी अरेबिया हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन वो चाइना के इतना करीब नहीं है जितना पाकिस्तान है। तो बात यह है कि ये जो नए अलायंसेस बन रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्किया, पाकिस्तान और इसी तरह से ईरान जो है, वो ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो मिलता है पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ, लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो बॉर्डर नहीं है ईरान का। जो अरब ममालिक है वो तो उस तरफ है ना, यानी आप इराक को छोड़ दें तो बाकी अरब ममालिक तो आबना हुर्मुज़ के उस तरफ हैं। तो अब यह है कि पाकिस्तान में क्या मिलेगा पाकिस्तान को, ये मेरा ख्याल है ये बड़ी एक यानी इसको हम डिस्कस ना करें तो बेहतर It's बढ़ता too early to say उसकी anything, वजह यह है कि पाकिस्तान जी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ग्लोबल जंग जो है खत्म करवा रहा है ग्लोबल लेवल पे। आप देखें फ्रांस, मैक्रोन फोन कर रहे हैं किसको, पाकिस्तान की क़यादत को। आप ये देखें कि वहां से जो इटली है वो किसको फोन कर रहा है, पाकिस्तान की क़यादत को। नीदरलैंड किसको फोन कर रहा है, पाकिस्तान की क़यादत को। केयर स्टमर किसको फोन कर रहे हैं, पाकिस्तान के। लेबनान में फटा पड़ा हुआ है, वो किसको फोन कर रहे हैं, पाकिस्तान की क़यादत को। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है, और ये इतना सेंसिटिव मामला था कि देखिए अभी हमारी गुफ्तगू के दौरान ही, अभी जब आपने वक्फा लिया और वापस आए तो इतला आई कि जी वो सीज फायर कर दिया है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि आप सीज फायर करें, लेबनान में रोकें, तो फिर हम मुज़ाकरात पे शरीक होंगे। तो अभी सीज फायर हो गया वहां पे, अभी सीज फायर कर दिया है इसने, नेतन्याहू ने फायरिंग रोक दी है, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी उनकी तरफ से जवाब हो रहा था, डिफेंस कर रहे थे, वो डिफेंड कर रहे थे। तो बात ये तो आप पहले ही बड़ा जो ब्रीफली एक्सप्लेन भी रहे थे कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने झाड़ पिलाई है और डांटा है, गाली दी है, और उसके बाद उसने कहा कि अब जो है वो हमले लो की पर चले जाएंगे। बट दैट्स अ गुड न्यूज़ अगर सीज फायर लेबनान में भी हो गया है। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, हम पूरे मतलब जब से ये जंग शुरू हुई है हम हमेशा बात करते रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और अभी टोल लगाने की भी ईरान बात कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आकर, क्योंकि ईरान किसी सूरत भी अपना कब्जा उस पर नहीं छोड़ेगा, और ट्रंप की कोशिश होगी कि अब कोई ऐसी सेटलमेंट निकाली जाए कि दोबारा अगर जंग बढ़ती है तो कोई उसको दोबारा बंद करने की कोशिश ना की जाए। इन सारे नकात में कोई ऐसा पॉइंट आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि जहां पर डेडलॉक हो सकता है, या 70-80% मामला तय हो चुके हैं तभी तो जेडी वेंस पाकिस्तान आया है? नहीं, काफी मामलात हो चुके हैं यकीनन। देखें ये वर्किंग पेपर्स और ये कौन सी बात होनी है, कैसे होनी है, कहां से आगे चलना है, काफी मामलात पहले तय हो जाते हैं, उसके बाद ही वो इस तरह से कुछ समिट्स होती हैं या कोई मुलाकातें होती हैं, पहले तो पेपर्स सारे हो जाते हैं तब्दील। इसमें जो एक मेरा ख्याल है मामला है वो ये है कि आबना हुर्मुज़ का जो टोल टैक्स है उसके ऊपर इशू खड़ा होगा। दूसरा ये है कि एनरिच यूरेनियम का कोई प्लान नहीं है। देखिए एनरिच यूरेनियम का जो प्लान है वो B-52 बॉम्बर से आप एनरिच यूरेनियम को तबाह नहीं कर सकते। वो IAEA वाले आते हैं, वो खास अंदाज में उसको सिक्योर करते हैं उसको। अच्छा, उसके ऊपर तैयार भी हो, उसके बाद भी चल पड़ी थी आगे। तीसरा मसला जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का मसला है। अच्छा, जो सेक्रेटरी जो वॉर हैं जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि वो कुर्बानी का बकरा शायद वो बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो होली वॉर और ये सारा वो मीडिया पे बात करते रहे आके, उनके ऊपर मलबा डल जाए शायद। इशू ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर तो ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, क्योंकि वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स तो वो तो जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, वो तो मिसाइल हैं, वो तो हर मुल्क ने अपने मिसाइल रखे हुए हैं, तो ईरान क्यों कहेगा कि हम मिसाइल छोड़ें। दूसरी बात यह है कि आबना हुर्मुज़ का जो टोल टैक्स है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक मुशावरत होगी, दरमियान में बातचीत चलेगी, हो सकता है कि वर्किंग ग्रुप बन जाए, हो सकता है। और एनरिच यूरेनियम के ऊपर भी वो मेरे ख्याल से ये बीच में आ जाएगा, कोई चाइना या कोई ऐसा सिलसिला होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर आउटकम आएगा। ये एक दिन की ये जो सारी खपे हैं ना, कि उधर से आप देखें 6 महीने हो गए आज हमास के सीज फायर को हुए,
वो 6 महीने में 50,000 दफा वो खिलाफ वर्जी हो चुकी है उधर Yes. गजा में। तो ये जो नेतन्याहू है, इसको तो रोकने के लिए सबसे, अगर किसी को कुर्बानी का बकरा बनना चाहिए तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू को बनना चाहिए कि उसके ऊपर सारा मलबा डालें और ये मुल्क सारे उसको आगे तो निकलें। इंटरनेशनल कोर्ट जी। ऑफ जस्टिस में लेकर जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, आपको भी वेलकम कहते हैं। मोहसिन सर, ये जो अभी पूरी की पूरी डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि लेबनान वाला मसला भी हल हो गया, अब कोई ऐसा पॉइंट टोल वाले पे शायद जाकर कहीं ना कहीं क्लैश हो जाए, चपकलिश हो जाए या डेडलॉक हो जाए, ओवरऑल ये पूरे नकात या दोनों जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, ईरान भी बड़ा पॉजिटिव है और अमेरिका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन जो हमने एक मेज़ फराहम कर दी है जिस पर बैठकर ये पूरे मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रोल पर और इसके अलावा चाइना का इसमें पूरा क्या किरदार है, अगर आप उस पर रोशनी डालें। बेसिकली आप देखें, अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त इस पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तानियों को दी है, वो तो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं थी। इस नेगोशिएशंस में और ये जो मुआहदा है, इसके लिए बहुत दिनों से पाकिस्तानी क़यादत और हमारी मिलिट्री क़यादत दोनों मिलके काम कर रहे थे। और तभी एक पॉइंट पे आके, और पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो भी वनरेबल थी कि हमें इस वॉर का नेचुरली नुकसान भी था, और हमारी पोजीशन ऐसी थी कि हम किसी एक साइड पे खड़े नहीं हो सकते थे। उसके लिए हमने बड़ी एफर्ट्स की, चाइना को भी लूप में लिया और बाकी सबको भी लिया, सऊदी अरब को भी रिस्टेन करने में कोशिश की। तो अब जो बात आप कर रहे हैं स्टेट ऑफ हुर्मुस में जो टोल टैक्स है, वो माइनर चीज़ है। वो स्टेट ऑफ हुर्मुस पहले भी उनके पास थी, और अभी भी उन्होंने कहा है कि आपने जो हमारी डिस्ट्रक्शन की है, जो नुकसान किया है, उसके लिए रीबिल्ड करने के लिए आपको ये टोल देना पड़ेगा। और वो बड़ा लोग तो ज़्यादा कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो उतना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है। और अगर ईरान के ऊपर जो मेन चीज़ है, जो बेनिफिट होगा, वो ये है कि जो ईरान पे इतने डेकेड से पाबंदियां लगी थी वो हटेंगी। और दूसरा ये है कि अगर वो फ्री ट्रेड में अपना ऑयल और अपनी ट्रेड कर सकते हैं, तो ईरान मेरे ख्याल में दिनों में रीबिल्ड भी खड़ा कर लेगा और खड़ा भी हो जाएगा, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज। जहां तक बात है, जो कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली। नहीं, अमेरिका के चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि इस जंग के बाद दुनिया वो नहीं रहेगी जो इस जंग से पहले थी। बहुत सारी चीजें इस पूरी दुनिया में बदल जाएंगी, आप भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी। नए अलायंस बनेंगे, नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, नई सुपर पावर्स की जो पोजीशनिंग है वो तय होगी। अमेरिका की जो मिथ थी वो इस वॉर में ईरानियंस ने तोड़ के रख दी है, और वो जो माइट था इजराइल का और इनका, वो मेरे ख्याल में इस वॉर के बाद वो आपको नजर नहीं आएगा। और ये अलायंसेस जो हैं, वो देखिए, यूरोप ने जो अमेरिका के नेटो में अलायंस थे या नॉन नेटो अलायंस थे, वो सारे इस जंग में उन्होंने कहा नहीं, हम लोग नहीं आएंगे। और फिर जो इनसाइड द कंट्री अमेरिका में जिस तरीके से लोगों ने इस वॉर के अगेंस्ट खड़े हुए, लाखों की तादाद में, मिलियंस में, तो ये अमेरिका चाहे या ना चाहे, ईरान ने कुर्बानी दे के सब लोगों की अपने जो जख्म थे कथा उनको कलामी की सहने के माजरत बाद चाहता हूँ काबिल एहतराम मोहसिन बेग साहब, आप इस्लामाबाद में हैं और फिजा जा रही है एक ब्रेक पर, लेकिन जाते जाते आप हमें आगाह कर दें, क्योंकि सहाफत में आप हमसे बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपके पास अंदर की खबर भी होती है। इस वक्त सेक्रेटरी लेवल के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं और पूरा इस्लामाबाद को CNN, अल जज़ीरा, BBC सब मॉनिटर कर रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। क्या अंदर की को खबर है, क्या मुज़ाकरात हो रही हैं, और आप समझते हैं कि मुज़ाकरात एक या दो रोज में हतमी नतीजा खेज साबित होंगे या फिर दमस्त कलंदर ही होगा? मोहसिन बेग साहब। देखिए जी, मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो साइड बेस पे जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं, लेकिन असल डायलॉग जो है वो कल से शुरू होने हैं, हफ्ते वाले दिन से, और वो एक ही दिन के हैं उसके ऊपर। और हमारी दुआ है, और सब पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए कि हम इस सारे मुज़ाकरात को एक मंतकी अंजाम तक
और एक मुआहदे पे और वन पॉइंट पे दोनों पार्टीज को ला सकें। और वो कल ही का दिन है और कल ही सब लोग मेरे ख्याल में शाम को वापस भी चले जाएंगे। तो अभी तो साइड वेज पे जो साइड मीटिंग्स हैं वो जारी हैं और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह मेरी दुआ भी है कि वो कल कंक्लूड हो और एक मायदा हो और वो पाकिस्तान के हाँ से ही हो और दुनिया में जो इज्जत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मिली है वो हमारे हिस्से में ही आए। बिल्कुल ठीक है, वाकई पाकिस्तानियों के हिस्से में आई थिंक आ चुकी है। डिप्लोमेटिकली हमने अपने आप को इतना तो साबित कर दिया है, लेकिन ये चीज़ पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, बट इंडिया इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। इंडियन मीडिया देख ले, वो अभी भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है और उस पर जो मीम्स बन रहे हैं, आई थिंक मीम्स वाली जंग में हम सबसे आगे और हम ही। मुझे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को बढ़ाएंगे कि पीस टॉक, इस्लामाबाद एकॉर्ड, जिनकी बातें पाकिस्तान के पूरी दुनिया में हो रही हैं, पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट को वेलकम किया जा रहा है, वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पर दिया जा रहा है। और इस्लामाबाद इस वक्त जैसे इस्लाम अमन के नाम से है, तो इसी तरह इस्लामाबाद इस वक्त अमन का मुल्क बना हुआ है, सफ़ीर बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सफारती महाज में बड़ी कामयाबी आज पाकिस्तान जो समेट रहा है, इस्लामाबाद एकॉर्ड, इस्लामाबाद पीस टॉक, जो भी नाम दें, और उसमें इस टाइम पर पूरी दुनिया की नज़रें अगर इस्लामाबाद पर हैं तो हम ट्रांसमिशन भी इसी वजह से, ताकि लम्हा ब लम्हा जो बदलती सूरत हाल है, जो मुआहदे हो रहे हैं, जो आपस में पीस टॉक हो रही है, सेक्रेटरी लेवल पर हो या फिर वो निगोशिएशन की टेबल पर बैठकर जब कल के रोज़ बड़ी खबरें आएंगी सामने, उस पर हम जो है वो तज्जिए भी लेंगे। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब दी एक्सपर्ट, और वो हमें जो है वो पहले भी पिछले हाफ में भी हमें बता रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी ट्रांसमिशन में, दोबारा से आपसे ही आगाज़ करूँगी। अभी जो सिफारती महाज पर कामयाबी हम तो समेट रहे हैं, हम उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। पीस टॉक आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करते हैं, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन इस टाइम अमेरिका की कितनी बड़ी कमजोरी है कि ये मुज़ाकरात हो जाएं और जेडी वैंस जो कि खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर साबित करने जा रहे हैं आगे, और वो आगे जाके इलेक्शन खुद को एज अ प्रेसिडेंट भी देख रहे हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अगर निगोशिएशन टेबल पर ये वॉर को ख़त्म करके उठे। इस वक्त कमजोरी ज़्यादा किसकी है, ईरान की या अमेरिका की? देखिए, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे आपको बताऊं। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जंग खत्म कर चुके हैं। वो ये ऐलान कर चुके हैं कि मुझे सारे अहदाफ, सारे टारगेट्स मैंने अचीव कर लिए हैं। पहली तो ये हम अपने जेब में रखें बात कि वो जंग का खात्मा कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने सारे टारगेट्स खत्म कर दिए हैं, हमने रिजीम खत्म कर दी है, अगली रिजीम जो आई है बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो अपनी तरफ से यहाँ से जो भी नतीजा निकला, यानी अब उसको कोई फेस सेविंग उनको चाहिए ना, वो कह चुके हैं कि मैं जीत चुका हूं जंग, ठीक है। अब इशू ये है कि थोड़ी अभी जो खबर आ रही है, क्योंकि हम जाहिर है कि एक तरह से वो लाइव ट्रांसमिशन में है तो हर पल खबर आती है। दो बातें इसमें, एक तो यह है कि ईरान की तरफ से ये बात की गई है कि जी हमारे जो मुंजमद असासे थे, ये वो असासे थे जब इससे पहले जो 2015 वाला जब एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था और वो खत्म हो गया था, तो जो उनके जो पैसे थे वो साउथ कोरिया ने कतर के पास रखवा दिए थे, $7 बिलियन। अच्छा, एक शर्त उनकी तरफ से और आ गई कि जी मुज़ाकरात से पहले $7 बिलियन हमारे जो फ्रोजन थे वो रिलीज कर दिए जाएं जी। तो वो $7 बिलियन शायद रिलीज कर दिए जाएं आज रात को, किसी वक्त, किसी भी वक्त वो कतर उनको $7 बिलियन उनके रिलीज कर दे। एक बात। इन द टर्म ऑफ कंपनसेशन कि लेबनान से कोई सर, इन द टर्म ऑफ कंपनसेशन या असासे जो उनके मुंजमद थे वही पैसे रिलीज करेगा ना, लेकिन अगर उसको एसोसिएट कर दिए इस बात से कि ये आपकी कंपनसेशन के पैसे भी हैं जो कि आप डिमांड कर रहे हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। नहीं, वो पैसे कतर के पास, ईरान के पैसे कतर के पास, कतर के बैंक्स में आ गए थे जी, वो रिलीज होके कतर के बैंक्स में आ गए थे। और इससे पहले कि कतर से वो ईरान में जाते तो पाबंदियां लग गई। ये यानी वो साउथ कोरिया का ऑयल, ईरान ने साउथ कोरिया को बेचा हुआ था, तो साउथ कोरिया ने उसको वहां से उसको आप समझेंगे डीफ्रीज किया, डीफ्रीज करके उन्होंने कतर भेजा था, तो कतर के थ्रू आना था, तो दरमियान में आई डू अंडरस्टैंड योर पॉइंट सर, बट आई जस्ट वांटेड जी, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रही हूँ
कि पैसे तो ईरान के ही हैं, लेकिन ईरान की एक शिक में ये भी आता है कि हमें जंग को कंपनसेट किया जाए जो डैमेजेस हुए हैं। पैसे ईरान के ही हैं, अमेरिका ये स्मार्ट मूव भी तो कर सकता है, देखिए हम तुम्हारा ही पैसा रिलीज कर रहे हैं और इसको तुम ये समझो कि ये कंपनसेशन भी है। नहीं, ये वो पैसे हैं जो आज से 10 साल 8-10 साल पहले जो ईरान ने तेल फरोख्त कर दिया था उसके पैसे रोक दिए गए थे। ये वो पैसे और ये कतर के बैंक्स में रोक दिए गए थे। तो ईरान ने ये कहा कि वो पैसे हमारे जो 8-10 साल से वहाँ मुंजमद थे वो 7 बिलियन रिलीज कर दिए जाएं। तो 7 बिलियन वो रिलीज किए जा रहे हैं। आगे की बात अब आगे होगी। अब आगे की जो बात है वो आगे होगी कि आमना हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, पैसे कैसे होंगे, क्या ये पुराने पैसे थे उनके, ये पुराने पैसे थे जो उन्होंने 2014-15 में जो ऑयल बेचा था। अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जंग जीत के अहदाफ मुकम्मल करके जा चुके हैं। मतलब वो कह चुके हैं कि मैंने जंग जीत ली, सब कुछ हासिल हो गया, 18,000 टारगेट्स को मैंने निशाना बना लिया। वो 18,000 टारगेट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिस्टों से तैयार हुए थे। वो एक नया इशू खड़ा हो गया बहुत बड़ा। सोशल ट्रुथ अगर अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप का है, अगर आप उस सोशल ट्रुथ पे देखें तो उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने कहा पेलेंथिर की टेक्नोलॉजी ने बड़ा अच्छा काम दिखाया है। अभी एक चंद मिनट पहले जो उनका आखिरी सोशल ट्रुथ पे मैसेज है वो पेलेंथिर के वाले से। पेलेंथिर वो कंपनी है, वो टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो डेटा है, सारा डेटा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेलीफोन्स हो, चाहे वो जो है वो ये वेब ब्राउजिंग हो, चाहे वो ये आपको याद होगा ये जब मेदोरो को उठाया था इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि एंथ्रोपिक का जो क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो यूज़ हुआ, और उसके बाद एंथ्रोपिक वाले क्लाउड वाले हट गए थे, तो फिर ओपन एआई और चैट जीपीटी से उन्होंने बात। एनीवे, तो वो सारा जो डाटा है वो डाटा इस्तेमाल हो रहा था वो एआई में, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लिस्टें बना रही थी। और उसमें 1 to 10 का स्केल रखा हुआ था। यानी 1 to 10 मिसाल के तौर पे मैंने कितनी यूट्यूब में मैंने तिलावत सुनी है, किसी बच्चे ने कोई जो है वो नात सुन ली, किसी ने कुछ सुन ली, उसको पता चला वो 8 कैटेगरी में डाल दिया और मशीन ने खुद ही फैसला किया, उसको निशाना बना के कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो ये बड़ा गुफअप हुआ, जिसके नतीजे में वो जो ईरान में पहले दिन वो जो उन्होंने जिस जगह वहाँ लिखा था सरकारी इमारत, यानी पुराना डेटा था तो सरकारी इमारत लिखा तो पासदारान एक ज़माने में थे, लेकिन वो बहुत साल पहले वहाँ पे बच्चियों का स्कूल बन गया था, तो स्कूल को मशीन ने हिट किया और वो उसके नतीजे में वो 150 के करीब बच्चियाँ शहीद हो गई। अच्छा, अब मैं से भी कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रू सोशल पे देखें तो वो अब इस वक्त ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जी मैं वो पेरेंथियल टेक्नोलॉजीज को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो अपनी तरफ से जंग जीत के जा चुके हैं। अब ये किसके मत्थे लगना है, यहाँ पे आबना हुर्मुज़ को कैसे तय करना है, ये खलीजी रियासतें तय करेंगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो केयर स्टैमर से कह रहे हैं कि भाई आप, हालांकि ये वो केयर स्टैमर हैं बरतानिया के जिनको तो चंद रोज पहले वो गालियाँ दे रहे थे, उनसे कह रहे हैं वो सऊदी अरब में है, सऊदी अरब से वो शायद कतर पहुंच गए हैं अभी, जो बरतानवी वजीर आजम है, हो सकता है वो पाकिस्तान आ जाए, हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि दरमियान में, क्योंकि ये मामला इधर ही है ना सारे, इधर ही, यहाँ पे वो ईयू की सरबराह भी इधर ही पहुंची हुई है। तो इनमें से हो सकता है कोई शख्सियत, ये अगर 1 दिन 2 दिन मुज़ाकरात आगे चले गए तो आज रात को होने थे तो आज नहीं हो रहे, क्योंकि वो कुछ कंडीशंस उनकी पूरी नहीं हुई थी। एक इतला ये भी है, इतला है, मैं उसकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा ना उसकी, लेकिन इतला है इस्लामाबाद में कुछ जराये कह रहे हैं कि ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, कुछ उस डेलीगेशन के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, कुछ शख्सियात पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। एनीवे, लेकिन ईरान के साथ क्योंकि हमारा वो एक यानी लैंड का सिलसिला है, वो जहाज वहाज शायद इस तरह ट्रैक नहीं होते, तो हो सकता है वो पहुंच गए, हो सकता है रास्ते में हो सकता है आने वाले हों, लेकिन सर, हो सकता है सिक्योरिटी के पेश नज़र अभी उसको जो है वो नहीं ओपन किया जा रहा। बिल्कुल ठीक है। और आपने अपनी गुफ्तगू में 3-4 मरतबा जो डोनाल्ड ट्रंप का है कि वो जीत मान चुके हैं, वो जीत का ऐलान कर चुके हैं। आपकी राय में क्या वाकई वो जीत चुके हैं? आपको लगता है कि अमेरिका ये जंग जीता है? मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन भट्ट साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करती हूँ, आप इस बात का जवाब दे दीजिएगा। भट्ट साहब, इस्लामाबाद से जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि शायद ईरान का डेलीगेशन आ चुका है, गैलप सर्वे आया है, उस पर भी मैं चाहूँगी आप बोलें। और इस्लामाबाद से जो अंदर से खबरें आ रही हैं, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स से लम्हा ब लम्हा शेयर करें, क्या अंदर हो रहा है, कोई गुफ्तगू जो सेक्रेटरी लेवल पर हो रही है, कोई अंदर से बातें पता चल रही हैं? देखिए फिजा, बात यह है कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो गुफ्तगू है वो
हतमी चीज़ों की तरफ जा रही हैं। कल बरोज़ हफ्ता सैटरडे को जब बड़े सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद चीज़ों को टेबल पर लाया जाएगा। लेकिन 3 फिक्रे तो बड़े अहम है ना, और वो वाज़ेह है। पहला फिक्रा तो ये है कि पाकिस्तान ने तमाम दुनिया को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। ये टेबल है, ये चेयर्स है, आओ बैठो। सवाल यहाँ पर यह है फिजा कि बात यह है कि अब अमेरिका के पास भी सुलह करनी है या उसने बूट्स ऑन ग्राउंड करने हैं। और बूट्स ऑन ग्राउंड होते हुए मुझे तो नजर नहीं आते, लिहाजा अब सुलह ही है। तो इस आखिरी इसमें लाइन एक दूंगा कि इस जंग से निकलता क्या है, अमेरिका को इस जंग से अब निकलना है, ये कंफर्म है, ये नवश्ता दीवार है कि अमेरिका ने इस जंग से निकलना है। इसलिए मुज़ाकरात मुस्बत होने के 90% चांसेस है। और दूसरी बात आप कह रही थी गैलप सर्वे वाली, वो 80% पाकिस्तानियों ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से अमन की उम्मीद की बात की है कि अमन होगा। अच्छा, सर्वे में सामने आया है कि 88% जो है हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनका मानना है कि पाकिस्तान को आलमी तनाज़ात में जिस तरह का किरदार किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। हमें खुल के खेलना चाहिए और फ्रंट पर आकर ये सुलह सफाई करानी चाहिए। हाउएवर 5% जो पाकिस्तानी है उनका मशवरा है कि वो पाकिस्तान को, बहुत तेज काम है, बहुत आग वाला काम है, पाकिस्तान को इस गैलप सर्वे में आया है कि गैर जानबदार रहना चाहिए। और 3% ने किसी एक फरीक का साथ देने की राय दी है। फिजा राइट, बिल्कुल ठीक हो गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, आप के सामने सवाल करना जरा जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि आप उन ममालिक का नाम लेते हैं और हम टीवी पर सुना करते हैं जिनका नाम भी हमने कभी सुना नहीं है। तो आप हमें सिर्फ ये बताएं आज, और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये सुलह खुदा न खास्ता ना हुई तो फिर आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? बट साहब, सुलह का इशू, अमेरिका ये ऐलान, मैं दोबारा दोहराता हूं, ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, मैं जीत चुका हूं। मतलब उन्होंने ऐलान फतह कर दिया, उन्होंने फतह कर लिया तमाम। वो कह रहे हैं मैंने रिजीम को भी खत्म कर दिया, मैंने टारगेट्स को भी खत्म कर दिया, नई जो क़यादत आई है बड़ी जबरदस्त है, सब 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 खैर हो गई। तो वो अब जो है वो एनरिच यूरेनियम का क्या बना किसी को नहीं पता, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या बना किसी को नहीं पता। वो कह रहे हैं रिजीम चेंज, मैं जीत चुका, मैंने टारगेट्स अपने सारे अचीव कर लिए और जनाब जिंदाबाद। मतलब उनका ये वो इस वेज में वो मतलब उन, अच्छा अब उनको कहीं से सेफ पैसेज देना है, क्योंकि ये पीछे जो रौला पड़ा हुआ है कि भी आपने हॉर्मुज़ बंद है और ये कैसे खुलेगी। वो इत्तेहादी उनके रोते फिर रहे हैं, पहले यूरोप में रोते फिर रहे थे वो कि नेटो को रोज गालियां देते थे वो बिठा के सामने, जेलेंस्की के सामने। अब वही सूरत हाल जो नेटो की थी वो यहाँ पे माजरत के साथ हमारे जो बरादर अरब ममालिक है जिन्होंने सारा का सारे के सारे अंडे अमेरिका के और नेतन्याहू के टोकरे में डाले हुए थे, वो रो रहे हैं बैठ के कि हमारा क्या बनेगा भाई। तो वो असला भी बेच दिया, उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ले ली उनके, वो अमेरिका कह रहे हैं हम जा रहे हैं भाई अब, यानी अब आप तस्वुर, आप जरा अंदाजा लगाएं। डॉक्टर साहब आपकी बात से ये सवाल है कि क्या वाकई जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये जो जंग होगी इसका हट जाना भरना पड़ेगा और गल्फ स्टेट से ही डिमांड कर रहा है वो, तो आपकी बात से ही प्लीज इसका भी जवाब दीजिएगा, क्या वाकई अभी जो सब तमाम हवाई अड्डे इसको दिए हुए थे, क्या गल्फ स्टेट्स अभी भी इस जंग का हट जाना डोनाल्ड ट्रंप को भरेंगे? पहले तो आप मेरी उस बात को जरा समझ के एंजॉय करें कि मैं जो बात कह रहा हूं उसको एंजॉय करें जी। आप देखें कि अमेरिका की जंग हुई रशिया के साथ जी, और दरमियान में ट्रंप ने पुतिन से डायरेक्ट बात कर ली और वो सारे जो हाथियों की जंग में वो गन्ने का खेत बन गए सारा का सारा यूरोप। हाँ। अब अमेरिका का फड्डा हुआ ईरान के साथ और गन्ने के खेत बन गए कई मुल्क, और अमेरिका डायरेक्ट टॉक कर रहा है ईरान के साथ। और वो सारे कह रहे हैं हमें बिठाओ तो सही, हमें हमसे पूछो तो सही, हमें बताओ, हमने सारे तुम्हें अड्डे दिए हुए, हमारे हमें कई मिसाइल फेंक दिए, कहीं हमारी कुट मारी है, कहीं हमारी टूरिज्म तबाह हो गई है, हमें बताओ, हमसे पूछो तो सही। अब वो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, अब वो ममालिक जो है वो अमेरिका से तो बात कर नहीं सकते, उनकी जान जाती है बात कर, मतलब देखे ना ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना। बात अमेरिका से किसने की? फील्ड मार्शल साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने बात की अमेरिका से।
या जाहिर है कि तैयब उर्दुगन साहब और सऊदी अरेबिया बाकी लोगों ने बात की, लेकिन जो असल बात की वो तो फील्ड मार्शल साहब ने की, आसिम मुनीर साहब ने। अब आसिम मुनीर साहब से वो यानी वो कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी पूरी दुनिया में कोई बंदा नहीं मिल रहा जो ट्रम्प से बात कर सके, उनकी अपनी टीम समेत, उनका अपना फौज का सरबराह भी नहीं बात, उसको भी हटा के जाओ, हटो पीछे हटो, फायर। तो आखिर में हुआ हो क्या रहा है, आप जरा सिलसिला देखें। जंग हो रही है ईरान से और मुज़ाकरात ईरान से हो रहे हैं, उधर ईरान अपनी शर्तें मनवा रहा है और अरब ममालिक कह रहे हैं, बाकी खलीजी ममालिक के भाई हमें कहां मुसीबत में डाल दिया, ये कल को मतलब डायरेक्ट ऊपर बात हो गई है तो हमारी तो कुट फेटी लगेगी, हमारी कौन सी, हमसे पूछो तो सही, ये टोल टैक्स बनना है नहीं बनना, क्या होना है क्या नहीं हो रहा, तुम शराइत मानते जा रहे हो, उनकी मानते जा रहे हो, खुदा से कह निकल जाओगे। ये वही सूरत हाल है जो यूरोप की बनी है। भाई यूरोप को ट्रम्प कहते हैं कि ये तो एक लाइन से बिठाया, आप देखें ना जेलेंस्की से मिलते हुए लाइन से बिठाया होता है सारे ईयू के लोगों को। अब ईयू के वो कह रहे हैं कि मैं तो प्यूटिन से डायरेक्ट बात करूंगा, प्यूटिन मेरा दोस्त है। अब यहां से जान छुड़ा के ट्रम्प साहब ने जाना है चाइना, चंद रोज बाद चाइना का दौरा करना है उन्होंने, उनका बड़ा दिल चाहता है कि मैं जाऊं चाइना और मुझे बड़ी जबरदस्ती फौज वहां पे, मैं शी जिनपिंग के साथ खड़ा हूं, ये वो। इसमें दरमियान में उन्होंने कहा है, मेरा ख्याल है जो तासुर है कि जेडी वैंस से कहा है कि बस इसको मुकाओ, इस किस्से को मुकाओ, और ये हमारा इशू नहीं है, ठीक है ना, इसको मुकाओ, इस किस्से को जैसे तैसे करके इसको मुका के बस वापस आ जाओ और कह दो कि हमने फतह हासिल हो गई, ये हो गया वो हो गया, एनरिच यूरेनियम आईए वालों ने करना है, क्या कर रहे हैं। अब ये सारे मामला पाकिस्तान और हमारे बरादर अरब ममालिक और तुर्किया और यूरोप, ये लोग सारे तय करें। अमेरिका बहादुर ऐलान फतह करके सारे इस इलाके को, खित्ते को जहन्नुम में डाल के और निकल रहा है। हाँ। ये आप देखें ना, अजीब सूरत हाल है। और उनसे पूछा ही नहीं, उनसे किसी से, आप इतने दिनों में आपने खबर सुनी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किसी से राय ली हो कि भाई मुझे तुम बताओ, तुम मेरे इत्तेहादी हो, तुम अरब मुल्क के इत्तेहादी हो, खलीजी रियासत के। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जैसे फरमा रहे हैं किसी से पूछा नहीं, हम इस बात से आपसे मुत्फिक है। सवाल ये है कि इसराइल ने लबनान को तंग करने से बाज डॉक्टर साहब नहीं आना, और ईरान ने लबनान के अलावा फिर सुलह सफाई नहीं करनी, तो ये जो बीच में कुंडी अड़ी हुई है, इसको डॉक्टर साहब कैसे खोलेंगे आप? इसको देखें, ये वही मसला है ना कि यूरोप के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई, वो कहते हैं ये नेटो एक पेपर टाइगर है, वो कहते हैं भाई आपने तो हमें लड़वाया है, आपने तो हमें कहा था कि लड़ो, और ये पाइपलाइन उड़ा दी थी, ये जो जर्मनी से जारी थी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, और ये और वो सारा, हम आपकी जंग में गए और आपने में लाइन से बिठा के पुतिन से दोस्ती कर ली। अब मसला ये है कि ये आप जरा तसव्वुर करें कि मुज़ाकरात किसके दरमियान हो रहे हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान। अड्डे कहां के इस्तेमाल हुए हैं, खलीजी अरब ममालिक के, हमले कहां ईरान ने किए हैं उन पे। अब अगर देखिए, उनके टूरिज्म तबाह हो गया, किसी का एयरपोर्ट तबाह हो गया, किसी का कुछ, वो उनको पूछा ही नहीं, किसी से मशवरा ही नहीं किया कि भाई ये आमला हुर्मुज़ पे आपकी कुछ राय है, आपकी मतलब देखिए ना, किया क्या ट्रम्प साहब ने, उधर जो यूरोप में किया अपने इत्तेहादियों के साथ, वो इधर कर दिया। अब वो फोन कर रहे हैं पाकिस्तान को, आसिम मुनीर साहब को या शहबाज शरीफ साहब को कि यार ये हमारा देखो, ये कुछ नाराज होकर बैठ गए हैं, कुछ गुस्से में आ गए हैं, कुछ कह रहे जज्बाती हो गए सारे। और इशू ये है कि वो यूरोप अपना काम धंधा छोड़ के वो नेटो का इधर घूमना शुरू हो गया उनको, क्योंकि वहां पर काम उनको रोज दलील करते हैं, वो उधर यूक्रेन के अंदर कब्जा करके पुतिन जो है आगे आ गए। हाँ। और पुतिन और ईरान ऐसे हैं आपस में, तो इधर यूरोप घूम रहा है, यूरोप इधर के, अच्छा जी अपना मसला हल नहीं हो सका तो अब इधर ऐसा है कि हम अपने हुर्मुज़ को हल करवाते हैं, हम इधर खोलते हैं जगह, ये वो सारा। वो केयर स्टेमर को फोन किया ट्रम्प ने, उसे कहा कि तुम देखो, 3-4 दिन पहले तो गालियां दी जा रही थी उसको, केयर स्टेमर को, जो बरतानिया के वजीर आजम है। तो अमेरिका निकल रहा है, अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, निकलते निकलते वो बस ये है कि मतलब हमारी भेजा भेजा हो जाए, हमारे कुछ अड्डे वड्डे, ये फ्यूचर में असला वसला, क्योंकि असला भी तो खत्म हो गया ना, ठुस हो गया सारा, दुनिया को पता चल गया, ये थार्ड मिसाइल और एरो और F-35, और ये कुवैत में जो पहले दिन हुआ था उसकी भी स्टोरी आ गई है आज पेपर्स में, वाशिंगटन पोस्ट में, कि वो भी जो पहले दिन गिरे थे जहाज, तो वो भी जो थे फ्रेंडली फायर से नहीं थे। तो बात ये कि जी पहले दिन, तो वो इशू ये है कि अब वो सारा प्रेसिडेंट ट्रम्प को जाहिर है कि यहाँ से कोई फेस सेविंग मिलेगी, दी जाएगी उनको, बाकी जो टोल टैक्स होगा ये मुल्क जाहिर खुद ही तय करेंगे बैठ के। ईरान तो देखें, मतलब ईरान तो बस जब ट्रम्प से डायरेक्ट बात
भाई वाइस प्रेसिडेंट से कौन बात कर रहा है मुझे बताएं? ईरान बात कर रहा है और शर्तें बनवा रहा है, पहले ये करो, जी। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। जी 100%। डॉक्टर साहब आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में, और स्पेशली जो अभी मतलब आपकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि वाकई गल्फ कंट्रीज़ का इस वक्त, गल्फ कंट्रीज़ में सुपर पावर इस वक्त ईरान है जो कि डायरेक्ट बैठ के गुफ्तगू कर रहा है। और इसके बाद क्या पावर डायनेमिक्स चेंज होंगे? क्या गल्फ कंट्रीज़ अब समझ आ जाएगी उन्हें कि ट्रंप इज़ नॉट विद अस, ये हमें सेफ नहीं कर सकता है? पावर डायनेमिक्स अब मिडल ईस्ट के अंदर भी चेंज हो जाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट की मिथ ब्रेक हो गई है। नहीं, ये तो देखिए ना, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, एक तो सबसे पहले चाइना, चाइना इस दरमियान में मौजूद है। और चाइना सबसे, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा करीब अगर कोई मुल्क है चाइना के तो वो पाकिस्तान है। हम तो बिल्कुल ऐसे हैं चाइना के साथ। फिर सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फिर तुर्की हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फिर इजिप्ट हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब हो सकता है मजीद ममालिक भी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए, क्योंकि ईरान ने भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया। ईरान ने किसी और मुल्क पे ट्रस्ट नहीं किया, ईरान ने पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान पे की है, चाहे सारी दुनिया ने कहा है कि भाई ये पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान वो पावर रखता है इस वक्त कि वो हर फरीक से कह सके कि आप ऐसे नहीं करें, ऐसे करें। ठीक है ना? बाकी तो देखें हमारे बरादर मुल्क हैं ये, कई मैं क्या ना बात करूं, उनकी तो जान जाती है ना बात करते हुए। वो तो ट्रम्प ऐसे खड़ा करके कहते नहीं ऐसे नहीं, 900 बिलियन नहीं, इसको 2 ट्रिलियन कर दो। कहते हैं जी 2 ट्रिलियन हाजिर है। हम तो कोई अमीर मुल्क नहीं है ना, नहीं है पाकिस्तान ना, तो अमीर मुल्क तो नहीं है, लेकिन हाँ। पाकिस्तान ने अपने जज्बे से, अपनी सफारतकारी से वो काम करके दिखा दिया है कि एक आलमी जंग रुक गई है। अपना केस नहीं है पाकिस्तान का, ये तो बहुत ही एक पाकिस्तान को IMF का क्या करेगा, वो क्या, वो छोड़ दें। यहां तो अरबों खरबों डॉलर्स लोगों के डूब गए, उनकी इंडस्ट्रीज, उनके एयरपोर्ट्स, उनकी मतलब सत्यानाश हो गया मुल्कों का, इकोनॉमी गिर गई, ये हो गया। इशू ये है कि पाकिस्तान, अगर मैंने जो बात आपसे पहले की थी कि पाकिस्तान ही वाहिद ऑप्शन है, क्योंकि बाकी मुल्क सारे फरीक हैं। Yes. अगर आप किसी खलीजी रियासत में करते हैं तो वो तो फरीक है ना उस तरफ, आपने हुर्मुज़ के उधर बैठ, उधर में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तो एक इसी तरह यूरोप के अंदर जो है जो है वो चाइना और रशिया का मामला चल रहा है फटे में। पाकिस्तान वो मुल्क है, वाहिद मुल्क जिस पे सबने इत्मीनाद किया है, सबने। और पाकिस्तान को ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, और कामयाबी भी इसमें होगी, कोई ना कोई हल पाकिस्तान निकालेगा, इसका रास्ता निकालेगा। और इंशाल्लाह आई यहाँ पे होप आप सो देखें, पाकिस्तान ये रास्ता तो निकालेगा। रास्ता हमवार किया है तो तभी तो आ रहे हैं ना। बट आगे जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और पाकिस्तान पर इतना इत्मीनाद अगर पैसों का भी कर लेना तो हमें IMF से कितना लेनी पड़े, जितना ये मुज़ाकरात के दौर पे कर रहे हैं। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। एक ब्रेक पर हमने जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंडिया से क्या चीखी और क्या आवाज़ें निकल रही हैं, और क्या इंडिया कुछ शरारत कर सकता है ये मुज़ाकरात को डिटेल करने के लिए, बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद पीस टॉक एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब आपने हमें इतने मज़ेदार तरीके से पूरी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन समझाई कि ब्रेक में मैं और भट्ट साहब भी यही डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉइंट या ये एंगल तो हमने सोचा भी नहीं कि वाकई ना उन्होंने MBS से पूछा, ना उन्होंने कोई ओमान से जो कि पहले पूरे मुज़ाकरात करवा रहा था, किसी से कुछ नहीं पूछा और अपनी जीत का ऐलान करके ईरान के साथ डायरेक्ट टेबल टॉक करने के लिए आ गए हैं। बट अभी इसका रिजल्ट आपकी नज़र में क्या, क्योंकि ईरान किसी सूरत भी अगर वो जंग में नहीं डरा ना, तो आई एम श्योर कि जब वो टेबल टॉक पर बैठेगा ना तो वो अपने तमाम के तमाम मकासद को यकीनी बनाएगा, मेक श्योर करेगा। और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ वो एक बात कहता है कि जंग बंदी मुकम्मल तौर पर करे, मुझ पर दोबारा कोई अटैक ना किया जाए, इस चीज़ को मेक श्योर करे। तो क्या नेतन्याहू मानेगा इस बात के लिए? ट्रंप तो जीत का ऐलान कर चुका है, क्या नेतन्याहू के लिए ये एक्सेप्टेबिलिटी होगी? नहीं, नेतन्याहू जो है वो एक आर्जी सीज़फायर, देखिए ट्रिकी सी बात है ये बड़ी। अगर वो एक मंगल के रोज़ उसकी मुलाकात है, उसने फ्लाई करना है, और मंगल के रोज़ उसने ये जो लेबनान के वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात करनी है, अमेरिका में मार्को रूबियो करवाएंगे जी। अच्छा, अब मार्को रूबियो मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर वो जंगबंदी करता है तो इतवार के दिन परसों वो अदालत में खड़ा होगा, और अदालत में अभी उसके वकीलों ने एप्लीकेशन डाल दी है कि जी हालात संगीन है, तो इसलिए नेतन्याहू जो है वो इतवार के दिन अदालत में, आपको पता करप्शन केस और बाकी सारे चल रहे हैं, तो नेतन्याहू अदालत में नहीं आ सकते। और ये बड़ी एक इसमें दिलचस्प बात है
कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई दफा इसराइल के सदर से कहा है कि इसको माफ कर दो, आपको पता होगा, इसको माफ जी, कर दो, जी, इसको सजाएं इसकी खत्म कर दो। वो सजाएं खत्म नहीं की, इसराइल के सदर ने उसकी सजाएं खत्म नहीं की। तो वो नेतन्याहू की संडे को उसने अदालत में पेश होना है। अच्छा, और वो उसकी एप्लीकेशन चली गई है। दूसरी बात ये कि अगर वो सीजफायर करता है तो उसके फौजी अंदर घुसे हुए हैं लेबनान के अंदर, तो उनको हिजबुल्लाह के लोग तो घेर के मार देंगे। सीजफायर का मतलब ये हो, देखिए सीजफायर तो होती है ना कि आपने दो बॉर्डर्स में और आपने सीजफायर कर दिया। अगर आप लेबनान के अंदर घुसे हुए हैं उनकी टेरिटरी में और आपने सीजफायर कर दिया, तो इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह तो चारों तरफ जाके पकड़ लेंगे आपको कि आप कैसे घुसे हुए हैं हमारे मुल्क में। होस्टेज बन जाएंगे। तो ये बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है, ये बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है वहाँ पे लेबनान में। और इसमें जो सारा इशू है वो ये है कि जो मैंने आपसे बात की ना कि अरब ममालिक से कोई इनपुट नहीं ली, यानी अरब ममालिक ने अपने मामला तय कर लिए। जैसे ओमान के मामला तय हो गए ईरान के साथ, और सऊदी अरेबिया के भी तय हो जाएंगे, और सऊदी अरेबिया के काफ़ी हद तक तय थे। ये मैं बताऊं, सऊदी अरेबिया के मामला काफ़ी हद तक तय थे, और उसका इशारा में इस तरह से मिलता है कि हुतीज ने बाब मंदलब बंद नहीं किया, और बाब मंदलब से जो ईस्ट वेस्ट जो यम्बू तक पाइपलाइन जाती है ऑयल की, उसके जरिए सऊदी अरेबिया का ऑयल बाहर आता रहा। यानी हुतीज अभी तक आप देखें पूरे एक महीने में हुतीज नहीं आए दरमियान में, हिजबुल्लाह और ईरान आया, लेकिन हुतीज के साथ और यमन जो है अपनी जगह पे मौजूद उसी तरह से स्टेबल रहा। लेकिन यमन भी इसका, इन मुज़ाकरात के अंदर यमन भी उसका हिस्सा है, लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है। यमन में दुबई और सऊदी अरब की भी तो चपलिश है। जी जी जी, वो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये जो पहले तय हो चुका था यमन के हवाले से, उसी को अमेरिकन एंडोर्स करेंगे। वो जो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल वगैरह वो सारी फारिग हो गई, और उसके साथ ही वो सोमाली लैंड पे जो बन रहा था सिलसिला वो भी सारा फारिग हो गया, और ये आईमैक शाइमैक वो भी सारे फारिग हो गए। इशू ये है कि पाकिस्तान इसमें अब एक इशू सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान ने सारे मुल्कों को मुतमईन कर रहे हैं। जाहिर है कि आप एक सारी दुनिया जब एतबार कर रही है पाकिस्तान पे, अच्छा कुछ मुल्क नहीं कर रहे, जिसने नहीं करना वो ना करे, लेकिन ये कि जो अक्सरियत है मुल्कों की पूरी दुनिया की वो पाकिस्तान पे एतमाद कर रही है। अच्छा, पाकिस्तान हर चीज़ को मनवा भी नहीं सकता, तो कैसे पाकिस्तान जो है, मुझे बताएं ना, मैं कल भी बात कह रहा था, वो कुछ चार्ट की लड़ाई हो रही है लिबिया से, और वो भी कहेंगे इसमें हमारा मसला हल करवाओ। और भाई ये यहाँ पर इशू ये है कि ईरान और जो अमेरिका है उन दो का ट्रस्ट है पाकिस्तान पे, और सारी दुनिया जो है वो कह रही है कि हाँ, क्योंकि सारी दुनिया की मईशत मुतासिर है और ये मसला पाकिस्तान ही हल करवा सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब ये अपना हुर्मुज़ खुल जाए, बाकी जो टोल टैक्स वगैरह का मामला है वो जाहिर है कि सारे मुल्कों ने आपस में बैठ के तय कर रहे हैं। वो अगर उसमें खलीजी रियासतें, अरब मुल्क, जैसे बड़ा अच्छा हुआ कि सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा की और ईरान के वजीर खारजा की बात हो गई, पाकिस्तान उसमें फैसिलिटेट कर सकता है। तुर्किया की बात हो गई, अभी कुछ कल रात को जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात हो गई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, तो चाइना भी इसमें दरमियान में मौजूद है। तो अब ये है कि अब ये कुछ मामलात जो हैं वो शायद कल ही हल हो जाएं। आज कुछ मुज़ाकरात होने थे, आज नहीं हुए, कल सुबह होंगे, हो सकता है एक दिन और एक्सटेंड हो जाएं। आपको पता है इससे पहले भी काफ़ी मुज़ाकरात ऐसे थे जो हो सकता है कोई वर्किंग ग्रुप बन जाए कि भाई अभी तो जंग बंद करो सारी और अपने हुर्मुज़ को खोलो, और फिर कुछ दिन, लेकिन ईरान उससे पहले गारंटी चाहता है कि हम अपने हुर्मुज़ को खोल दें, इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये कुछ इलाके खुल जाएंगे, बाकी इलाकों में नेवल माइंस बिछी हुई हैं। जी काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे हैं कि आप नाए हरमुज़ की खुलने की बात कर रहे हैं, तो क्या ईरान को अमेरिका ने इजाज़त दे दी है कि आप नाए हरमुज़ से टूल टैक्स लेने की इजाज़त वो देगा या दे दी है? और अगर दे देगा तो गल्फ ममालिक डॉक्टर साहब क्या करेंगे? ओमान के हिस्से में भी मैं समझता हूँ ये पानी आ रहा है, अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो साउथ चाइना सी को देखेंगे तो फिर चाइना भी अपने दुश्मन ममालिक जापान और ऑस्ट्रेलिया और दीगर अमरीकी इत्तेहादी जो है उन पर भी टैक्स लगा देगा। डॉक्टर साहब, होने क्या जा रहा है? आप नाए हरमुज़ अगर खुल गई है तो खुलेगी तो क्या टूल टैक्स जो है वो अमेरिका परमिशन देगा ईरान को? आपका तजर्बा क्या है डॉक्टर साहब? ईरान ने 3 कैटेगरी में रखा है मुल्कों को। एक उसने रखा है कि जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, जो हमारे इत्तेहादी हैं, उनसे हम पैसा नहीं लेंगे, ये हो गई एक उनकी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो न्यूट्रल हैं, जो न्यूट्रल रहे हैं, वो हमें पैसे देंगे। और तीसरी कैटेगरी के दुश्मन है, वो यहां से नहीं गुजर सकता कोई भी। ये 3 कैटेगरीज अभी उन्होंने रखी हैं। अच्छा, अब जो
ये जो मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो मुज़ाकरात के दौरान उनका ये कहना है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो अमेरिका दरमियान वाली कैटेगरी में आएगा, यानी कि हमें पैसे देके निकलेगा अमेरिकन टैंकर। जो हमारे मुल्क दोस्त हैं वो यहाँ से वैसे निकल जाएंगे, और जो दुश्मन है दुश्मन से वो ले आएगा उनको मीडियम कैटेगरी में। ये अभी तक बात चल रही है, ये फाइनल क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात चल रही है कि वो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हमें आप जो है, अब ये देखें यहाँ पर कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि अमेरिका अगर ये बात मान जाता है कि मैं टोल टैक्स दूंगा, अच्छा अमेरिका नहीं मानता तो यूरोप के मुल्क मान चुके हैं पहले ही, उनके कई टैंकर निकल चुके हैं पैसे देके। ऐसे ही देखिए ना, इशू ये है, ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यूरोप के कई मुल्कों ने एग्री कर लिया इस बात पे कि हम टोल टैक्स देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब वो टोल टैक्स जो था वो क्या सिर्फ जंग के दौरान ही था या जंग के बाद एक मुस्तकिल तरीका होगा, कैसे होगा, कौन तय करेगा उसको, अमेरिका कैसे करेगा तय? अमेरिका से तो अमेरिका ने तो बंद करवाई ये पूरा फड्डा, ये जंग करवा के यहाँ पे। तो ईरान क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा, चाइना दरमियान में, रशिया और ईरान ने भी जाहिर है सारे मुल्कों के साथ रहना है, अपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं, वो ऐसे आइसोलेशन में तो ईरान भी नहीं रह सकता ज्यादा अरसे तक। उसमें भी सऊदी अरेबिया की, पाकिस्तान की, चाइना की और जो खलीजी रियासतें हैं उनकी, यूरोप की, सबकी बात सुननी है। अब वो इशू ये है कि वो ईरान कितना पीछे हटता है ये देखना है। एक जो मसला सबसे बड़ा है वो है एनरिच यूरेनियम। एनरिच यूरेनियम 450 किलो 60% तक एनरिच होके उनके पास पड़ा हुआ है। तो उसका क्या होगा? वो ये वाले आएंगे, कैसे होगा उसका मामला। और बैलिस्टिक मिसाइल जिसे पिटाई हुई है खूब इसराइल की और सबकी, वो बैलिस्टिक मिसाइल क्या ईरान छोड़ देगा? उन्हीं की वजह जीता है वो, कॉम्प्रोमाइज करेगा उस पे? तो ये नहीं सवाल ही। अरब ममालिक यही तो कह रहे हैं कि भाई ये हमें जो आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का असला बेचा है, तो ये क्या वो खू खाते के है सारा? वो तो उन्हें भाई देखिए ना, ईरान ने तो गुलेले ले लेके जहाज गिरा दिए ना सारे। वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ किया क्या आपने हमारे साथ किया क्या है? हमें आपने कोई F-35, कोई F-16, कोई F-18, कोई AC-10, कोई AC-20, कोई पता नहीं क्या मुश्किल नाम असला सारा भेज दिए, और जब वो वक्त आए जंग का तो वो ऐसे ऊपर से गिर के वो पता ही कुछ नहीं चला। तो वो जड़ियों की तरह हो गया। डॉक्टर साहब इस टाइम हम इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, पूछ ही नहीं रहा उनसे कि भाई तुम बताओ क्या करना है जी। जितने खूबसूरत अंदाज में आप बता रहे हैं, लिटरली वी आर एंजॉयिंग कि वाकई ये रियलिटी है कि भाई बिलियन ऑफ डॉलर्स के आपके मिसाइल हैं, एंटीसेप्टर्स हैं, और वो सिर्फ 20-30 हज़ार डॉलर्स के अंदर वो शाही ड्रोन उड़ाते हैं और पूरे का पूरा काम तमाम कर देती है। बट सर आप लेबनान की जो बार बार बात कर रहे हैं, अब आई थिंक आप इस पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में रोशनी डाल सकते हैं, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कतर पहले पैसे दे रहा था हिजबुल्लाह को भी, और ये नेतन्याहू के कहने पर ही पैसे दिए जा रहे थे उसको, फिर 2020 में रोक दिए, फिर उसने कह के उनके पैसे जो है वो शुरू करवाए थे कि वो पूरे अपनी जो मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने अंगूठे के नीचे रखा हुआ था इन तमाम प्रॉक्सिस को, जिसको ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। अभी क्या सिचुएशन जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है लेबनान के अंदर, पहले भी तो ऐसा हुआ था ना कि जो वजीर खारिजा थे ओमान के, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात 80% हो गए हैं और 26 घंटे के बाद अटैक कर देता है। अभी कौन गारंटी देगा? पाकिस्तान तो सिर्फ टेबल ऑफर कर रहा है, सर गारंटी कौन दे रहा है? अच्छा, हिजबुल्लाह जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको हिजबुल्लाह के हवाले से बताऊं। हिजबुल्लाह का कोई बहुत ज़्यादा कतर के साथ हिजबुल्लाह बहुत थ्रू नहीं था, हमास था। हमास के सॉरी हमास, यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, हमास। जी। अच्छा मैं आपको बड़ा एक बुनियादी सा फ़र्क बता दूं। बुनियादी फ़र्क ये है कि हमास या तमाम तकरीबन फ़लस्तीनी, अक्सरियत फ़लस्तीनियों की, ठीक है, वो अहले सुन्नत हैं, यानी वो सुन्नी हैं, ठीक है। हिजबुल्लाह जो है वो उसमें ज़्यादा अहले तशी हैं, मतलब आपको अक्सरियत फ़लस्तीनियों की जो है वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमास जो है वो उसका जो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है अखवानुल मुस्लिमून से, यानी वो सुन्नी हैं, ठीक है, सुन्नी मकतबा फ़िक्र से हैं। जो हिजबुल्लाह है वो अहले तशी हैं, लेकिन उनमें सुन्नी भी हैं बहरहाल। तो वो हिजबुल्लाह जो है वो उसके साथ जो मामलात हैं वो अलग चैनल्स के थ्रू रहे हैं हमेशा। हमास जो है वो हमास तुर्किया में और कतर ने इनको जाहिर है कि हमास को अपने यहाँ रखा, लेकिन
बहुत से अरब ममालिक जो हैं, हालांकि ये सुन्नी मकतब फ़िक्र के हैं, लेकिन वो अखवान मुस्लिमून की वजह से, और आपको पता है मोहम्मद मुर्सी के साथ क्या हुआ था इजिप्ट में। अच्छा, अब ये तो हिजबुल्लाह अलग है, हिजबुल्लाह को बिल्कुल आप अलग से समझें। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। हिजबुल्लाह जो है वो जी जी, वो जब ये बात पार्टी आ गई थी ना यहाँ पे इराक में, तो बहुत बड़ी तादाद में इराक से लोग, बाकर सदर और बाकी सारी शख्सियात यहाँ से इराक से चले गए थे लेबनान में। और लेबनान में पहले तो बनी थी हरकतुल अमल, जिसके नबी बैरी अभी भी वहाँ पे स्पीकर हैं। और फिर जब ये हार गए थे जंग, बात नहीं बनी थी आगे, तो हिजबुल्लाह फिर वजूद में आई थी एनीवे। तो और हिजबुल्लाह ने ज़्यादा फिर जोर पकड़ा था इनकलाब ईरान के बाद। तो अब हिजबुल्लाह लड़ रही है वहाँ। अच्छा, हिजबुल्लाह और ये अमल जो है वो भी अहले तशी हैं चूंकि, और हिजबुल्लाह भी है। तो ये जो वहाँ पे नक्शा है लेबनान में, वो इस तरह से है कि जो सदर है वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा हमेशा। तो ये एक फार्मूला है, सदर हमेशा मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, आर्मी चीफ भी मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, वजीर आजम सुन्नी होगा, और स्पीकर पार्लियामेंट जो है वो अहले तशी होगा। अच्छा, तो इसीलिए जो वजीर आजम है, आपको याद होगा पहले साद हरेरी होते थे, बट साहब आपको यकीनन याद होगा साद हरेरी, रफीक हरेरी, सफाई कराई थी साद हरेरी साहब, ये सारे सुन्नी। अच्छा, इसी तरह से जो स्पीकर हैं नबी बैरी, वो अमल मूवमेंट के, वो अहले तशी हैं, और जो सदर है वो मैरोनाइट क्रिश्चियन है। अच्छा, मैरोनाइट क्रिश्चियन है जो जोसेफ एवन, लेकिन वो उनकी हुकूमत ठुस हो गई है। आर्मी चीफ भी वो रहे हैं पहले, लेकिन जो जंग हो रही है वो हिजबुल्लाह लड़ रही है। तो अब वो एक ऐसा क्राइसिस वहां पे है। और दरमियान में आप ये देखें कि 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने, आज की तारीख में 6 महीने हो चुके हैं जब वो गजा की सीज फायर का पहला मरहला खत्म हुआ था। उसके बाद फलस्तीनियों पे क्या गुजरी, कितनी दफा वहां हमले किए इसराइल ने, पूरी दुनिया की तवज्जो इधर ईरान पे और बाकी जगहों पे चली गई है, और किसी को परवाह नहीं कि वो गजा में क्या बना फलस्तीनियों का। तो अब यह है कि अब जेडी वैंस आए हैं तो सारी बातें उनके सामने होंगी, और फलस्तीनी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो हमारा क्या बना, हमारी भी बात होगी। वो हमास के लोग वहां पे, जी हमास के लोग रियाम हो गए हैं, उनकी पुलिस जानी थी, वो स्टेबलाइजेशन फोर्स ने जाना था, उनका बोर्ड बनना था, वो बनना था, वो सारा का सारा इधर सत्यानाश हो गया उसका। और इसमें ईरान इमर्ज के सामने आ गया। अब तो ईरान कहेगा कि भाई ये जो हमास का मसला है और ये जो गजा का मसला है, इसमें भी ये भी हमारी मर्जी से होगा, इसमें हमारे बोर्ड में जो भी बनाया हुआ है इसमें हम, मतलब अब देखिए आगे क्या मामला होते हैं। लेकिन ईरान जाहिर है कि उस बोर्ड को, मेरी जो इतला है कि वो बोर्ड को शायद अब ईरान तस्लीम ना करे और उस पर भी वीटो करे। वो जो बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, उसी की बेस पे तो वो खुद को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता था, और पैसे खुद भी पैसे दिए थे, और जो गल्फ कंट्रीज हैं उससे भी रिहैबिलिटेशन के लिए करवाए थे। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर उसका मेंबर बन गया था, लेकिन अब जाहिर है पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही तब्दील हो गया है। सर, स्पेसिफिकली मैं जैसे बात कर रही थी कि ईरान गारंटी मांग रहा है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, गारंटी कौन देगा? बैक एंड पे चाइना ही गारंटी देगा कि नेतन्याहू दोबारा अटैक ना करे? क्योंकि इस श्योरिटी के बगैर तो आई गेस मुज़ाकरात बिल्कुल बेसूद हैं। देखिए, एक तो हमारे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनका भी हम अपने दीदा दिल फर्श राम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान पहुँचे हैं कुछ देर पहले। अच्छा, अब वो क्यों पहुँचे हैं वो भट्ट साहब को पता है, मैं भट्ट साहब से पूछूंगा, ना भट्ट साहब मुझसे पूछेंगे, ना मुझसे पूछेंगे कि सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़जाना इस वक्त पाकिस्तान क्यों आए। अच्छा, तो वो सर आपने वज़ीर ख़जाना कह दिया, हम यहीं से समझ गए हैं। जी बस, हाँ वो पाकिस्तान पहुंचे हैं जी, वो पाकिस्तान पहुंचे हैं भी, और उनके औरंगजेब साहब के साथ और बाकी शख्सियात के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं इस वक्त। तो बात सारी ये है कि इसमें जो इशू है वो ये है कि आबना हुर्मुज़ खुल जाए, ये दो है। दूसरा ये है कि सीज़फायर हो जाए, यानी जंग आगे ना चले, जो भी मुज़ाकरात होने दरमियान में। फिर ये टोल टैक्स वगैरह का मामला, या अमेरिका तो निकल गया बीच, अमेरिका को क्या इशू है, कोई टोल टैक्स ले उसको। अगर देखें, मेरी बात सुने, उसने पुतिन के साथ क्या किया है कि मैं और तुम बैठ के कारोबार करते हैं, ये जहन्नुम में डालो पूरे यूरोप को, हम और तुम कारोबार करते हैं, अलास्का में घर बनाते हैं, फलां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भाड़ में जाए, ये सारा दोम्बाज के इलाकों को हम आपस में तय कर लेते हैं। अब वो ईरान के साथ मामले, अब जो जान निकली हुई है सबकी, वो ये निकली हुई है जो मशरिक वस्ता या वेस्ट एशिया के जो कई मुल्क हैं, कि भाई ऐसा ना हो कि वो ईरान उनसे कहेंगे कि मेरी बात सुने ना, हम और आप तय करते हैं ना मामला आपस में,
और हाँ। चाइना आपने जाना, चाइना के साथ तय करते हैं। मालूम पता है प्यूटिन ने ऊपर, ये अपना ट्रंप ने ऊपर ही ऊपर मामला तय कर लिया। वो सारे के सारे इत्यादि लाइन में खड़े हैं यूरोप की तरह। देखिए ना, वो ट्रंप तो काबिल एहतराम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, लास्ट मिनट आपके प्रोग्राम का रह गया है, जाते जाते एक फिक्रे का जवाब काइंडली देते जाए। आपकी गुफ्तगू से जो मुझे समझ आया है, दुबई तो फिर गया। एम आई राइट और रॉन्ग सर? जी बताइएगा, सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आवाज- से जो मुझे समझ आई है वो ये है कि दुबई तो फिर गया। नहीं, दुबई नहीं, तो हम है ना, दुबई हमारे पास आ जाएगा ना इंशाल्लाह। पहले हम दुबई जाते थे, दुबई इधर आ जाएगा। क्या मसला है, ये तो आना जाना चलता रहता है ना। पहले दुबई चलो था, अब ये कि पाकिस्तान चलो। ऐसे ही है। लेकिन जो उन्होंने हमसे डिमांड की थी वो तो हमने उनको पाकिस्तान पैसे चलो। वापस कर दिए। पाकिस्तान चलो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एंड वंडरफुल हैविंग यू विद अस। और बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो व्हाट्सअप उन्होंने हमें समझाया कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट ऑर्डर जो सिचुएशन बदल रही है, वी रियली रियली होप सो कि अगर ये प्राउड मोमेंट की इज्जत अल्लाह ताला ने दी है तो हम डिप्लोमेटिकली बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो ये पूरे दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रुकवा दें। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।